भीलवाड़ा से हैं आप। जी सर। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं। जी सर। क्या समस्या है आपकी वस्त्र नगरी की? अभी जो ट्रम्प टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जी सर। तो ये ट्रम्प टैरिफ्स WTO के नॉर्म्स के हिसाब से है या फिर उसको वायलेट करते हैं? क्या है ये रेड डाटा वो? माइक में सर। आई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। तो गुमान सिंह शेखावत जी, जी सर। अपने नाम का अर्थ बताइए। गुमान मीन्स प्राइड सर। अच्छा, कुछ और बताइए अपने बारे में। सर स्कूलिंग वगैरह के बारे में बताऊँ? अपने बारे में बताइए। सर मैं भी GST इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सर सूरत गुजरात में कार्यरत हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा गृह जिले में ही हुई है। उसके पश्चात मैंने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अपनी डिग्री 2018 में कंप्लीट की है और RS के अंदर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड साक्षात्कार है सर। तो आप तो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो फिर इस तरफ रुझान क्यों? सर मुझे लगता है कि सर मेरे अंदर और क्षमता है और उनका मैं अच्छे से इस्तेमाल एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कर पाऊँगा सर। अच्छा, आपने UPSC एग्ज़ाम भी दिया? जी सर, दिया है। उसका क्या परिणाम रहा? सर एक बार दिया था, तो उसमें प्रीलिम्स में थोड़े मार्क्स से रह गया था मैं, और उसके बाद सर ज्वाइनिंग हो गई थी, तो उसके साथ में फिर मैंने सर RS को कंटिन्यू रखी सर। अच्छा, भीलवाड़ा से हैं आप। जी सर। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं। जी सर। क्या समस्या है आपकी वस्त्र नगरी की? सर एक तो पहली समस्या यहाँ पर जो साक्षरता है वो सर बहुत ही कम है, और महिला साक्षरता की बात की जाए तो मात्र 47% है, तो वो एक प्रमुख समस्या है। क्या वजह है इसकी? सर मुझे लगता है कि एक तो जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है वहाँ पर, जैसे बाल विवाह की कुप्रथा है, तो उसकी वजह से लड़कियों का जल्दी विवाह कर दिया जाता है। लेकिन राजस्थान में तो औसत तौर पर महिला साक्षरता बढ़ी है, पुरुष साक्षरता भी बढ़ी है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा क्यों? जी सर, वहाँ पर भी धीरे धीरे साक्षरता बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ वहाँ पर जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ये समस्या थोड़ी ज़्यादा है कि वहाँ पर अभी अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से सर वहाँ पर अभी साक्षरता प्रतिशत कम है, लेकिन इसमें सर कंटिन्यूस सुधार हो रहा है सर। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वहाँ का साक्षरता प्रतिशत काफ़ी अच्छा हो जाएगा सर। जन्म दर क्या है वहाँ की? जन्म दर सर 973 है सर। जन्म दर? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा सर। मान जी, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है। जी सर। आपने लगता है ये फील्ड अब आउटडेट हो गया है इन द एज ऑफ AI? अब इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सर जैसे जैसे AI बढ़ रही है, तो उसमें सर जो टेक्नोलॉजी है उसके जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस है वो तो सर हमेशा चाहिए ही होगा, और अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो उसमें टेक्नोलॉजी का और अच्छे से यूज़ करके नए नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में एक ग्रोथ ही हो रही है। और ये तो अभी की बात है कि आपको ह्यूमन ओवरसाइट की ज़रूरत पड़ती है, पर जैसे ही अगले 10-15 साल में हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, फिर तो इंसान की ज़रूरत नहीं है। सर ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई टाइप की जॉब्स क्रिएट होती है। जैसे सर जब कंप्यूटर आया था तब भी ये बोला गया था कि उस समय पर जॉब्स खत्म हो जाएगी, लेकिन सर उसके साथ ही नई टेक्निकल जॉब्स आ गई। तो मुझे लगता है कि मैं सर स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। क्या ये फील्ड आपको लगता है कि इसका 15 साल में आप इसका फ्यूचर कहाँ देखते हैं? सर मुझे लगता है कि सर इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि सर AI मुझे नहीं लगता कि सर जो ह्यूमन टच होता है किसी भी बिल्डिंग बनाने में या फिर कुछ जो किसी भी नए प्रोजेक्ट्स में, मुझे नहीं लगता कि सर AI वो काम कर पाएगा जो एक ह्यूमन कर सकता है सर। आपको क्या लगता है, हमें इंडिया को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, सिविल इंजीनियर्स की या फिर GST इंस्पेक्टर्स की या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की? मुझे लगता है कि सर इंडिया को तीनों की ही ज़रूरत है, क्योंकि सर अलग अलग फील्ड में अलग अलग कार्यशैली के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबका सम्मिश्रण ज़रूरी है सर। ठीक है। आप GST इंस्पेक्टर है। जी सर। मुझे बताइए, अगर हम बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं उस पर GST पड़ता है? सर इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, GST नहीं लगता। किस केस में GST लगेगा उस पर? सर जैसे अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म होती है उस पर सर GST लगता है। तो जैसे इंपोर्ट पे GST लगेगा? नहीं सर, इंपोर्ट पे नहीं लगेगा, वो उसके रिटर्न्स में जैसे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकता है सर वो, और उसको आगे फिर यूज ले सकता है, लेकिन उस पर GST नहीं लगेगा सर। ठीक है। GST जीरो रेटेड और GST निल रेटेड में क्या फ़र्क है? सर जीरो रेटेड में एक्चुअली उन प्रोडक्ट्स पर GST रेट होती है, लेकिन अगर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर SEZ में बेचा जाता है तो उन पर GST की रेट कुछ टैक्स रेट नहीं लिया जाता है।
और उन पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं वो। जबकि सर नील रेटेड में एक्चुअल में उन पर जीएसटी रेट जीरो ही होती है, उन पर कोई भी टैक्स रेट नहीं होती है सर, और उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते सर उनमें। ठीक है। हमारा हाईएस्ट टैक्स स्लैब क्या है जीएसटी का? सर 28% है सर। एजुकेशन पे कितना टैक्स है? सर मुझे लगता है कि सर 5% होना चाहिए। होना श्योर चाहिए। नहीं अभी हूँ सर। कितना है? सॉरी सर, मैं इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। आप जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप जीएसटी भरते हैं? सॉरी सर, मैं इस बारे में अभी ज्ञात नहीं है मुझे, मैं पढ़ूंगा सर इस बारे में। ठीक। मुझे बताइए सीजीएसटी ने किस टैक्स को रिप्लेस किया है? सीजीएसटी ने सर जो स्टेट के बीच जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता था उस टैक्स को रिप्लेस किया। कौन सा टैक्स था? जो सर वेट लगता था सर, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता था उस पर, और जो स्टेट लेता था सेल्स टैक्स, उसको रिप्लेस किया है सर। एसजीएसटी अब स्टेट लेने लगा है। नहीं, सीजीएसटी ने किसको रिप्लेस किया है? सर एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किया है सर। सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। अच्छा जी सर। वो कौन से प्रोडक्ट्स है जिस पे अभी जीएसटी नहीं पड़ता? सर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जैसे एविएशन फ्यूल, टरबाइन, ठीक, इन पर नहीं लगता है अभी, और पेट्रोल डीजल पे भी नहीं लगता है सर। और कोई प्रोडक्ट? सर जो लिकर भी है वो जीएसटी के दायरे से सर बाहर है अभी। क्या ये जो प्रोविजन है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हमें जीएसटी से बाहर रखना है, जी सर, क्या ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है या फिर ये स्टैट्यूट में है? नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है ये। श्योर है? जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ। आपने अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है 101? सर मैं गो थ्रू हुआ हूँ एक बार, पूरा कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है। तो उसमें एक प्रोविजन है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन करा गया है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को हम जीएसटी से बाहर रखेंगे। जी सर। ठीक है। मुझे बताइए आपका गिवन योर बैकग्राउंड इन टैक्सेशन, जी सर, इंडिया को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे या फिर प्रोटेक्शनिज्म पे? मुझे लगता है सर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फोकस किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि सर प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है वो सर लॉन्ग टर्म में उपयोगी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर फ्री ट्रेड रहेगा आपको तो नहीं लगता है एफटीए की वजह से इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होगा? सर मुझे लगता है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो भी सर जो फॉरेन कंपनीज या वो किस तरह से ऑपरेट करती है उससे सीख सकेगी। अगर कंपटीशन रहेगा तो उनमें भी एक बेहतरी की भावना आएगी। कंपटीशन तो रहेगा नहीं, वो तो ख़त्म हो जाएगा। सर जैसे अगर बाहर के प्रोडक्ट्स आते हैं तो जो इंडियन लोकल इंडस्ट्रीज़ है वो अगर ग्रो करना चाहेगी तो उन्हें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि सर ये बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए। शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है कुछ प्रोडक्ट्स में कि प्रोटेक्शन किया जाए। आपको क्या लगता है इंडिया एफटीए की तरफ जा रहा है या फिर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है इस वक्त? मुझे लगता है कि सर इंडिया एफटीए की तरफ जा रहा है। तो हम फिर आरसीईपी क्यों नहीं ज्वाइन किया हमने? उस टाइम पे इंडिया को ये खतरा था कि जैसे कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है जो कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स जो इंडोनेशिया शायद मसाला शायद कि वहाँ पर वो ज़्यादा होता है। तो जो इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए सर वो नुकसानदायक रहेगा, इसलिए इंडिया ने आरसीईपी नहीं किया था। अभी जो ट्रम्प टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जी सर, तो ये ट्रम्प टैरिफ्स डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के हिसाब से है या फिर उसको वायलेट करते हैं? नहीं सर, ये डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को वायलेट करते हैं सर। बाउंड रेट क्या होता है? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी। जी, थैंक यू। गुमान सिंह जी, जी सर, वे आपके क्या दो सकारात्मक पक्ष हैं जिन पर आप गुमान कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं? एक तो सर मुझे लगता है कि सर मैं कोई भी काम करने से पहले उसकी अच्छे से प्लानिंग कर लेने में विश्वास करता हूँ। और दूसरा सर मुझे लगता है कि मैं कोई भी कार्य जो है वो अपनी ईमानदारी से और पूरे प्रयास के साथ करता हूँ सर। ठीक, आपकी हॉबी है हाइकिंग, जी सर। एक होता है रनिंग, एक होता है वॉकिंग, क्या अंतर है इनमें? सर वॉकिंग में जो होता है वो सर एक पेस कम होती है उनकी, और वो एक जनरल होता है कि कहीं भी चलते चलते कर सकते हैं। जबकि सर एक रनिंग जिसमें कि एक स्पीड ज़्यादा होती है सर वो, और वो एक प्रोफेशनल तौर पे भी की जाती है सर। हालांकि वॉकिंग में भी कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे जैसे कोई सर प्रतिस्पर्धा के बारे में बता पाएंगे आप? जी सर, जैसे कुछ 25 किलोमीटर वॉक होती है, 50 किलोमीटर वॉक होती है, कुछ मैराथन्स भी होती है सर जो अलग अलग समय पर कंडक्ट होती है। आपने बैडमिंटन को भी अपनी हॉबी रुचि दर्शाया है। जी सर। तो बैडमिंटन में सर्विस करते टाइम फाउल की बात हम अगर करें तो 3 फाउल बता दीजिए मुझे कि इस प्रकार अगर हम सर्विस करते हैं तो फाउल हो सकता है। सर पहला हो सकता है कि जैसे अगर किसी ने सर्विस करी और वो नेट से टकरा के और उसी के कोर्ट में वापस गिर गई, ठीक तो है। वो फाउल होगा सर। दूसरा सर कि जैसे अगर बैडमिंटन का प्लेयर सर्विस करता है तो जैसे अगर इधर साइड राइट साइड का प्लेयर सर्विस कर रहा है तो उधर भी सर राइट हैंड प्लेयर को करना सर्व करनी होनी चाहिए। अगर वो उसी अलग साइड के प्लेयर को करता है तो सर वो भी फाउल मानी जाएगी। राइट को ही करेगा?
अपोजिट जो क्रॉस डायरेक्शन में होता है ठीक है, उनमें होना चाहिए सर। ठीक है। तो ये हो सकता है। तीसरा सर जो उसकी एक जो साइज का पोर्ट होता है उसमें जैसे एक फिक्स लिमिट होती है, इसी में रह के सर्विस करनी है। जैसे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के दायरे में जाके अगर सर्विस करेगा तो सर वो भी फाउल माना जाता है। ठीक है गुमान जी, भीलवाड़ा से आप संबंध रखते हैं। जी सर। इसका ऐतिहासिक महत्व बताइए भीलवाड़ा का। सर भीलवाड़ा जो है वो मेवाड़ रियासत का हिस्सा था, और ऐतिहासिक महत्व की बात की जाए तो जो तात्या टोपे थे उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था सर। और ऐसा मान्यता है कि जो महाभारत काल में अर्जुन भी यहाँ पर अयोध्या जाते टाइम रुके थे सर। तात्या टोपे तो 1857 के रिवोल्ट के समय कानपुर में थे, वे यहाँ पर क्यों आए? जी सर, वो राजस्थान की अलग अलग रियासतों में मदद के लिए आए थे सर। अंग्रेजों के खिलाप वो जंग छेड़ रखी थी उन्होंने, तो अलग अलग रियासतों से वो मदद मांगी तो थी उनको उन्होंने। कहीं से सहायता भी प्राप्त हुई? जी सर। कहाँ से? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर सहायता शायद वहाँ से हुई है, मैं श्योर नहीं हूँ सर। एक सलुम्बर के शासक थे, उन्होंने भी सहायता की थी सर। सलुम्बर के शासक थे, ठिकानेदार थे? ठिकानेदार, सॉरी सर। ठीक। भीलवाड़ा में, जिसे हम वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं, काफ़ी ऐसी औद्योगिक बस्तियां या फिर मैं यूँ कह दूँ काफ़ी ऐसी फैक्ट्री लग चुकी हैं जो भी पंजीकृत नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो भी दूषित जल का निष्कासन किया जाता है, जिसकी वजह से स्थानीय नदियों में आपको प्रदूषण देखने को मिल रहा है। जी सर। कहाँ प्रशासन की खामी रहेगी कि इन कंपनियों या फिर फैक्ट्रियों का पंजीकरण नहीं हुआ, या फिर जो प्रदूषित जल इनके द्वारा छोड़ा जा रहा है नदियों में, जी सर, उसको लेकर मैं अगर आपको जिम्मेदारी वहाँ पर देता हूँ तो आप क्या कदम उठाएंगे इनके पंजीकरण को लेकर, या फिर नदियों में इनके जल प्रदूषण को रोकने के लिए? सबसे पहले तो सर मैं वहाँ पर एक सर्वे करवाकर ये इंश्योर करूँगा कि वहाँ पर कितनी फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश्ड है और एक्चुअल क्या में है ऐसी वास्तव में? जी सर, पोल्यूशन की समस्या है वहाँ पर। पोल्यूशन की समस्या तो है जी सर। लेकिन क्या ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो पंजीकृत नहीं है? सर मुझे लगता है कि सर हो सकती है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकती है सर। ठीक है। और तो मैं सर ये करूँगा कि वहाँ पर सबसे पहले सर्वे कराकर जांच करूँगा कि कितनी ऐसे ऐप पंजीकृत है। अगर ऐसा होता है तो मैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। उसके अलावा सर मैं वहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट नॉर्म्स है वो सर वहाँ पर चेकिंग करवाऊँगा कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ है जो इन्वायरमेंट जो नॉर्म्स है वो पालन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इनसे इतना जो अभी प्रशासन के प्रयास है उनसे इतर क्या प्रयास करेंगे? ये तो अभी भी शायद प्रयास चल ही रहे हैं। जी सर। इसके अलावा सर मैं जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ में कुछ मीटिंग कंडक्ट करके उनको जागरूक कर सकता हूँ सर, कि जैसे उनका जो क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी पर्यावरण के प्रति। अगर वो सर खुद से जागरूक होंगे तो मुझे लगता है कि सर इस प्रकार की घटनाएं वैसे ही रुक जाएगी सर। अभी हाल ही में गोडाउन फिर से चर्चा में है, क्या है ये गोडाउन? गोडाउन सर जो राजस्थान का राज्य पक्षी है सर। जूलॉजिकल नेम क्या है इसका, मतलब वैसे हम यूँ के साइंटिफिक नेम? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। याद नहीं कर पा रहे? क्यों चर्चा में क्यों है सर? इसकी जो संख्या है वो सर बढ़ रही है। जो पश्चिमी राजस्थान है मुख्यतः, वहाँ पर इसकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। वृद्धि क्या चिंता का विषय है फिर सुखद? नहीं सर, ये सुखद खबर है सर। कैसे? सर ये एक विलुप्त होने की कगार पर जो आ रही है वो प्रजाति है, तो इसका संरक्षण हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि सर प्रकृति में सभी जीव अगर एक साथ रहेंगे। ऐसे जीव जो विलुप्ति की कगार पर है उनका नाम हम रेड डाटा बुक में दर्ज करते हैं। जी सर। क्या है ये रेड डाटा बुक? सर ये एक जो इंटरनेशनल लेवल पर एक रिकॉर्ड्स है, जिसके में सर संस्था का नाम अभी सर IUCN की एक लिस्ट होती है, जिसके अंदर वो प्रजातियां शामिल की जाती है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है या फिर लगभग विलुप्त हो चुकी है सर। उनमें अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है सर। आपका संबंध मांडलगढ़ से है? जी सर। और भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है मांडल, जी जहाँ सर। का एक नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। जी सर। कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य प्रसिद्ध है सर वहाँ का। इस नाहर नृत्य का संबंध मुगल सम्राट शाहजहां से किस प्रकार स्थापित है? सर जब 1631 में शाहजहां मांडल आए थे तो उनके स्वागत में ये नृत्य किया गया था, जिसमें कि जो वहाँ के लोकल नागरिक थे वो शेर की वेशभूषा पहनकर और डांस किया था सर। तो वहीं से सर ये नाहर नृत्य फेमस हो गया था सर। सर ठीक है। आपने कहा कि जो IUCN है वो पब्लिश करता है रेड डाटा लिस्ट, तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कैटेगरीज क्या है इसमें? सर इसमें मैं भी अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसमें जैसे अगर मान लीजिए किसी प्रजाति को अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित करना है, जी सर, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा?
सर एक जैसे उसकी एक पॉपुलेशन देखी जाती है कि ओवरऑल कितनी पॉपुलेशन है, और उसकी एक डेंसिटी भी देखी जाती है सर कि जैसे एक्चुअल में डेंसिटी कितनी है सर। बाकी क्राइटेरिया सर मैं भी याद नहीं कर श्योर पा की रहा। डेंसिटी एक क्राइटेरिया है? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। अच्छा, अगर अगर पॉपुलेशन पूछा जाए कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। अच्छा, IUCN में और IPCC में क्या डिफरेंस है? सर IPCC जो है वो इंडियन पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज पर। इंडियन पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है जी सर, या इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज? सॉरी सर, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सर ये मेनली जो है वो क्लाइमेट चेंज पे फोकस करता है, जबकि सर IUCN जो है वो मेनली जो भी स्पीसीज है वो लुप्त होने की कगार पर है या फिर उनके संरक्षण के लिए काम करता है सर। अच्छा, तो IPCC किसके अंडर आता है? सॉरी सर, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, सरिस्का और रणथंभौर दोनों जगह बाघ पाए जाते हैं। जी सर। सरिस्का में बाघों की संख्या कम है, रणथंभौर में ज़्यादा। जी सर। इसकी वजह? सर मुझे लगता है कि एक तो जो MP के निकट होने की वजह से जो रणथंभौर है वहाँ पर बाघों की संख्या ज़्यादा है, और बाघ जो है वो राजस्थान में जो रणथंभौर अभयारण्य है वो सर सबसे पहले राजस्थान का पहला बाघ संरक्षण जो कार्यक्रम था वहीं स्टार्ट किया गया था। तो मुझे लगता है कि सर इसकी वजह से भी वहाँ पर जो बाघों का अच्छे से प्रोटेक्शन हो पाया और उनकी जो संख्या है वो सर ज़्यादा देखी जाती है वहाँ पर। बाघों की पोचिंग की क्या समस्या है राजस्थान में? जी सर, ये देखा जाता है कि जहाँ पर कुछ कुछ एरिया है जैसे कि रणथंभौर के आसपास भी है, वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है या फिर जो कोई बाहर से लोग आते हैं वो सर बाघों का शिकार कर लेते हैं, वो उनको सेल करने के पर्पज़ से। लोकल कम्युनिटीज़ भी शिकार कर लेती हैं? ज़्यादातर सर बाहर के लोग ही होते हैं, या फिर लोकल कम्युनिटीज पैसे के लिए कर लेती है कि जैसे सर बाहर बेचने के लिए कि इनकी खाल होती है वो सर अधिक रेट में जाती है, तो इस वजह से सर इनका शिकार बढ़ रहा है सर। इनका शिकार बढ़ रहा है? जी सर। सरिस्का में ये समस्या बहुत ज़्यादा थी जी सर। रणथंभौर की तुलना में। जी सर। इसकी कुछ वजह? सॉरी सर, मुझे जबकि दोनों राजस्थान में है, जी सर। कुछ भाग इसका जरूर मध्य प्रदेश में है। अच्छा, जानकारी नहीं। ठीक है, अरावली के बारे में क्या जानते हैं आप? सर अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो कि राजस्थान के उत्तर मध्य में स्थित है, और इसकी लंबाई लगभग 650 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में लगभग 550 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ये गुजरात के पालनपुर से रायसीना हिल्स से दिल्ली तक जाती है, और जो राजस्थान की मुख्य नदियां हैं जैसे कि बनास, लूनी इत्यादि भी अरावली से निकलती है सर, और जो रेगिस्तान है उसके विस्तार को भी सर ये रोकने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, और साथ ही सर यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है सर। ठीक है गुमान जी, थैंक यू सर। बुलाता हूँ। मैं सर आई बैठी। थैंक यू सर। आपको क्या लगता है आपकी पर्सनालिटी का स्ट्रेंथ क्या है? सर मुझे लगता है कि मैं एनालिटिकल क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दे पाता हूँ। कुछ फैक्ट्स थे जो मैं शायद मुझे भी रिकॉल नहीं हो पा रहे थे, मैंने रिवाइज नहीं किया था, तो वो दिक्कत हुई थी सर अभी। गुड, अच्छे एनालिसिस है आपकी। आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग है ना? आप अच्छा बोलते हो, स्माइल है चेहरे पे आपने, और आई कांटेक्ट भी आपका अच्छा है। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा आप तेज हो जाते हो कभी कभी, जैसे कि मान लो कि अगर एक क्वेश्चन अगर आपका लो गया है, आप अच्छा आंसर नहीं दे पाए हो, दूसरे क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आप अच्छा बोलो तो आप बहुत तेज हो जा रहे हो। स्पीड या फिर आवाज़ सर? स्पीड है ना। आप ये देखना कि ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको सारे सवाल के जवाब आते हो, है ना। हो सकता है 2 सवाल 3 सवाल लगातार नहीं आए। अगर अभी तो ऐसा नहीं हुआ, अगर 2-3 सवाल लगातार नहीं आए और चौथा सवाल आए तो एकदम बुलेट ट्रेन बन जाओगे आप, है ना, कि ये तो पकड़ में आ गया। ऐसा नहीं है, आप इसको संभालते हुए लेके चलो। उत्तर आपके अच्छे हैं, है ना। जिन सवालों के आप जवाब अगर कुछ नहीं भी दे पाए तो इट्स ऑल राइट। आप काफ़ी कुछ संभावना है कि यू विल बी कॉल्ड फॉर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल FTA और प्रोटेक्शनिज्म का क्वेश्चन था। जी सर। तो जब भी आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 2 ऑप्शंस में नेवर चूज अ सिंगल ऑप्शन। उसका मतलब ही होता है कि आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। तो आपने FTA तो चूज़ कर लिया तो वो आपको फंसा सकता है प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है ना। सो ये ट्रैप क्वेश्चन होता है। नेवर चूज एनी वन ऑफ देम। आपको बताना है इसके भी फ़ायदे इसके भी फ़ायदे, दोनों में प्रॉब्लम्स भी है। तो इंडिया को एक मिडिल पाथ इस पर लेना पड़ेगा, बैलेंस अप्रोच लेके बताना। यस। और बैलेंस पाथ लेकर के इंडिया हमेशा चला है।
पहले ये रहा है कि जो हमारा जो प्रोटेक्शनिज्म रहा है वो ज़्यादा रहा है। टिल 1980s अगर आप देखें तो हमने प्रोटेक्शन पे ही ज़्यादा किया। उसके बाद से जब एलपीजी आया तो धीरे धीरे ऊपर हमने करना शुरू किया। अब हमारी पोजीशन बेटर हुई है, लेकिन अचानक से हम बिल्कुल पूरा मार्केट हम खोल ही दें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्मॉल स्केल है, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वो तो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो जाएंगे। यही बात लॉजिकल भी है। तो आप दोनों के पॉइंट्स को आप बोलो। ठीक है सर, जो जीएसटी पे आप पूछ रहे थे, जो स्टेट, वो एक्साइज टैक्स ही होता है क्या, जो सीजीएसटी सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो हुआ सर करता इंटर था। स्टेट सप्लाई पे हुआ हो जैसे? हाँ, इंटर स्टेट पे। तो वो तो आईजीएसटी होता है सर। नहीं, मैं कह रहा था आपको सीजीएसटी ने वो तो आपका स्टेट में आ जाएगा, फिर आईजीएसटी ने सीएसटी को रिप्लेस किया और सीजीएसटी ने स्टेट वैट को रिप्लेस किया। तो वो ठीक बोला था अच्छा, आपने। वेट को था ना? हाँ, लेकिन जहाँ पर आपने गड़बड़ किया वो था कि जब इम्पोर्ट करते हैं हम, जी सर, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगने के बाद जब वो लेट्स सपोज स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र होगा, उसके ऊपर फिर आईजीएसटी पड़ेगा, कस्टम के ऊपर पड़ेगा वो। ट्रांसफर होने पे। हाँ, ट्रांसफ़र होने, बस उतना था, वो ठीक बोला था। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।